हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन किया था। आई होप वो पेपर आपको अच्छा लगा होगा। अब हम 131B यानी कि हम सेकंड शिफ्ट वाले पेपर के साइंस के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पेज इस तरीके से आता है जिस पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं। स्टूडेंट्स, फिर यदि हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट, इथाइलिन ग्लाइकोल एक अल्कोहल होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो एक तरह का अल्कोहल होता है। और डायरेक्टली मैं यदि आपसे बात करूं तो इसका यूज़ हम लोग जो है वो एंटी फ्रीज के रूप में, प्रतिहीम के रूप में, यानी कि हम चीज़ों को जमने से रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं उनमें भी ये पेट्रोल वगैरह को जमने से रोकता है। इसमें आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, खाद्य परिरक्षक के रूप में। खाद्य परिरक्षक की मैं बात करूँ तो इसमें एक एजेंट यूज़ में लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, इस रसायन का यूज़ हम लोग जो है वो खाद्य परिरक्षक के रूप में करते हैं। लेकिन हमें इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्रतिहिम के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिच्छू डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। अब क्योंकि हम ये याद करते हैं कि भाई चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चाहे चींटी का डंक पूछे हमसे, चाहे बिच्छू का डंक पूछे हमसे, हमें याद होता है फॉर्मिक अम्ल। हमें इसके बारे में आंसर क्या याद रहता है, हमें इसका अम्ल याद रहता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। और स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ऑप्शंस में फॉर्मिक एसिड नहीं दिया हुआ है। तो फॉर्मिक एसिड नहीं दिया हुआ है तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम ही क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, तो दोनों के आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इम्यूनोसप्रेसेंट प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकता है। यानी कि बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर, वो ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं। तो हमें हमारे रिलेटिव के जो ऑर्गन्स होते हैं वो ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं। और हम ऐसे बहुत ही निकटवर्ती रिश्तेदार से हम वो लेते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट नहीं करे। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, हमारे इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, ताकि वो प्रतिरोपित अंग को अस्वीकार नहीं करे, उसके लिए हम एक केमिकल का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। उसको हम बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन। तो इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं साइक्लोस्पोरिन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा ए। अब देखो यहाँ पर बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है जो हड्डियों से संबंधित होता है। फिर थ्रोम्बिन की मैं बात करूँ तो थ्रोम्बिन जो है वो स्टूडेंट्स एक तरीके का प्रोटीन होता है जो हमारे रक्त को थक्का बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और एस्पिरिन, आपको पता है एस्पिरिन जो है वो एक एंटीबायोटिक होता है। फिर देखिए, तो हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू विमान है।
एकमात्र 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान जो है उसका नाम आपको याद रखना है गाइस, उसका नाम हो जाएगा लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। डायरेक्टली याद रखना है तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। आपको एक अभिक्रिया दे रखी है, इसमें आपको अभिक्रिया में दे रखा है NaOH। NaOH को हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम अम्लों का राजा भी बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया, ये एक अम्ल है, यानी कि ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को जो है वो स्टूडेंट्स हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और यहाँ पर NaOH एक क्षार है, H2SO4 एक एसिड है, और गाइस यहाँ पर आपको वाटर प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। हमें इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक सॉल्ट भी मिलता है जो कि क्षार के धनायन से और अम्ल के ऋणायन से। यदि हम यहाँ पर बात करें तो क्षार हमारा क्या है? क्षार हमारा स्टूडेंट NH4 अमोनियम आयन है, NH4 प्लस है, सॉरी क्षार हमारा NH4OH है, इसका हम NH4 प्लस आयन ले रहे हैं। अम्ल हमारे पास H2SO4 है, इसका हम नेगेटिव आयन SO4-2 ले रहे हैं। जब हम इसमें आयन ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये हमारा जो सोल्ट है वो बनेगा स्टूडेंट NH4-2SO4। तो ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है डी। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। तो हमारे 111 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि पिछले 131A में जो है हमें केमिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, और उसमें हमें बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, हमें ब्लीचिंग पाउडर और हमें NaCl से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। और यहाँ पर हमें अब बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा यदि साइंस पढ़ी है, जनरल साइंस पढ़ा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है यहाँ पर प्राकृतिक बहुलक। आप ऑप्शंस में देखेंगे तो देखो स्टार्च और सेल्यूलोज, ये प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है क्योंकि स्टार्च पौधों में संग्रहित भोजन होता है, सेल्यूलोज जो कि पादप जगत जो है उनकी कोशिका भित्ति यानी पादप की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। तो हमारा फर्स्ट का क्या हो जाएगा गाइस? हमारे फर्स्ट का हो जाएगा डी। अब सेकंड ऑप्शन है ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स स्टूडेंट्स। इसका मतलब होता है कि हम यदि इसको एक बार हाई टेम्परेचर दे दें तो ये बहुत ही ज़्यादा कठोर पदार्थ में चेंज हो जाते हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बेकेलाइट यानी कि ए। तो हमारे सेकंड का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर है प्रोटीन, और प्रोटीन आपको पता है हमें दाल वगैरह से प्राप्त होता है, और प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल का बहुलक है। बहुत आसान है, तो ये हमारा अमीनो अम्ल का बहुलक तो बी हो जाएगा। फिर ताप सुगट्य, अब वैसे भी बचा हुआ एक ही है, हमारे चौथे का क्या हो जाएगा? हमारा बचा हुआ कौन सा है? सी है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। और वैसे मैं बताती हूँ ताप सुगट्य को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक में जैसे पॉलीथीन हो गया, PVC पाइप हो गए, पॉलीथाइलिन हो गया, ये सारे के सारे हमारे ताप सुगट्य बहुलक यानी कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से यदि हम इसका आंसर देखेंगे तो DABC। तो इस तरीके से हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाले सामान्य जीवाणु हैं। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर होगा ई कोलाई। हमको जनरली याद रखना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का ए, ई कोलाई। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन में हेरफेर जब हम करते हैं तो सामान्यतः उसमें हम लोग जो है ई कोलाई का यूज़ जो है वो हम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है, ओजोन के बारे में है। तो देखो हमें जो है
सत्य कथन की पहचान करनी है। 114 कह रहे हैं कि ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ओजोन से ऑक्सीजन का निर्माण एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, यानी कि हमारे जो समताप मंडल है, हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर है, वहाँ पर ओजोन को लगातार निर्माण और अपघटन होता रहता है, तो हमारी ओजोन जो है वो ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में टूट जाती है। लेकिन ओजोन से ऑक्सीजन का निर्माण जो है ये ऊष्माशोषी नहीं है, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है ओजोन एक त्रिपरमाणुवीय रेखीय अणु है। यस, ये त्रिपरमाणुविक तो है क्योंकि ओजोन का सूत्र होता है O3, लेकिन ये रेखीय नहीं होता है, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि ओजोन में 2 द्विबंध होते हैं। नहीं, ओजोन की यदि मैं बात करूँ तो देखो इसका डायग्राम इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है, ये बंध जो है वो रोटेट करता रहता है इस और इस ऑक्सीजन के बीच में, कभी ये इधर आता है, कभी ये इधर आता है। इस तरीके से जो है वो एक समय में एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला भी गलत हो जाएगा। फिर चौथा है ओजोन का निम्न स्तर। निम्न स्तर हमारा सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है, क्षोभ मंडल होता है, ये वायुमंडलीय प्रदूषक है। हाँ, समताप मंडल का ओजोन जो है ये बहुत ही अच्छा होता है, ये पृथ्वी के सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। लेकिन यदि ओजोन की ज़्यादा मात्रा हमारे क्षोभ मंडल में है तो ये वायुमंडल प्रदूषक की तरह ये काम करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। फिर यदि मैं बात करूँ तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आपको याद रखना है, हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम जो है वो किसका यूज़ करते हैं, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं Na2CO3 यानी कि वॉशिंग सोडा का यूज़ हम लोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने में करते हैं। तो हमारा 115 का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा Na2CO3 होता है ये करेक्टली .10H2O, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो बी पार्ट था यानी कि सेकंड पेपर था उसके सारे क्वेश्चंस साइंस के कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।